खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कला कॉलेज में रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां हुई पूर्ण, रहेंगे कड़े सुरक्षा इंतजाम। वहीं प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के दोहराए दावे। नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर की 2 लाख की ठगी। मालवीय नगर के पीड़ित ने रूपबाज के आरोपी के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। बचपन के दोस्त को बाइक पर दी लिफ्ट, लेकिन दोनों की गई जान। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुए हादसे में महिला भी हुई गंभीर घायल। और युवती के हाथ पैर बांध कुएं में फेंकी लाश। किशनगढ़ बास के भटकोल में शव मिलने के बाद परिजनों ने करवाई रिपोर्ट। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को होगी। मतगणना स्थल बाबू शोभाराम कला कॉलेज में सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। उधर चुनाव परिणामों का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ATL अपने दर्शकों तक पल पल का हाल पहुंचाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से कला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया था। मतदान के बाद जिले के सभी 11 विधानसभाओं की EVM यहां जमा की गई थी। EVM की सुरक्षा में करीब 200 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। वहीं करीब 500 सुरक्षाकर्मी मतगणना ड्यूटी में तैनात किए जा रहे हैं। कॉलेज परिसर के अंदर EVM स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्षों के अंदर और बाहर, कॉलेज परिसर, प्रवेश एवं निकास द्वार, जेल चौराहा आदि पर पुलिस सहित पैरा मिलिट्री, RAC और होम गार्ड के जवान तैनात रहेंगे। उधर प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता भगवान सैनी ने यहां पूरी तैयारियों का जायजा लिया। 11 विधानसभाओं की मतगणना होगी, जिसको लेकर पूरा रूट चार्ट तैयार है। आप देख सकते हैं विधानसभा आम चुनाव 2023 विधानसभा मतगणना व्यवस्था। सबसे पहले तिजारा, उसके बाद अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, थानागाजी, बहरोड, रामगढ़, बानसूर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, किशनगढ़ बास, मुंडावर। इसके अलावा जो पूरा मैप तैयार यहाँ पर किया गया है, उसको लेकर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तिजारा में, तिजारा के लिए जो कमरों की व्यवस्था की गई है 6, 7, 9, 10, इसमें यहाँ पर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ऊपर आप देख सकते हैं थानागाजी, इसमें 17, 18 और 19 और 20 नंबर पर यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ अलवर अर्बन देख सकते हैं, जो ये क्षेत्र है, इसमें 25, 26, 27, 28 नंबर कमरे में मतगणना होगी। वहीं अलवर ग्रामीण की कमरा नंबर 1, 2, 3 और 4 में गणना होगी। इसके अलावा पूरा मैप तैयार है। 11 विधानसभाओं की बात करें तो मुंडावर पर हम आ जाते हैं। मुंडावर में यहाँ 112, 111, 10, 9 यहाँ पर 4 हैं, जो 109, 110, 111 और 112 से है। इसके अलावा यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जो 115 नंबर है। इसके अलावा किशनगढ़ बास की हम बात करें तो 120, 119, 118, 117 ये 4 कमरे में यहाँ व्यवस्थित किया गया है। वहीं इसके अलावा कठुमर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कमरा नंबर 123, 24 और 125, 126 में व्यवस्था की गई है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 127, 128, 129 में व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर बानसूर की हम बात करें तो 102 से लेकर 103 नंबर कमरे तक यहाँ पर मतगणना होगी। वहीं रामगढ़ विधानसभा की कमरा नंबर 104 और 105 में कार्य होगा। इसके अलावा हॉल नंबर A जो बनाया गया है उसको अलग से दिखाया गया है। ये बहरोड का मैप है, जिसमें कमरा नंबर 105 और हॉल B में यहाँ पर मतगणना का कार्य जारी रहेगा। इसके अलावा पूरा जो डाइवर्शन किया गया है, जो यातायात का, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा ये दिखाया गया है कि जो तिजारा से रोड से जो ये जेल सर्किल की तरफ रोड आ रहा है, उसको लेकर और जहाँ से वाहनों को बाहर निकाला जाएगा उसको लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह की माकूल व्यवस्था आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर चप्पे चप्पे पर बिना पहचान पत्र और निर्वाचन विभाग के कार्ड के बिना कहीं पर भी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच कल यहाँ EVM से मतगणना का कार्य जारी होगा, जहाँ सुबह से ही लोगों का जमावड़ा यहाँ पे लगा रहेगा, जिसको लेकर
प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। तो देखना ना भूलिए कि जिस तरह से मतगणना स्थल पर ईवीएम मशीनों की मतगणना होगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह देखते रहिए विधानसभा चुनाव 2023। भगवान सैनी। उधर इस चुनाव में महंत बालकनाथ, टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, डॉक्टर जसवंत यादव, डॉक्टर रोहिताज शर्मा आदि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के दावे लगातार कर रहे हैं। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार अलवर जिले की सभी सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगी। साथ ही बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र पर अमल करते हुए जनता के हित और कल्याण के लिए काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और प्रचंड बहुमती क्या, इसको हम एक सुनामी भी कह सकते हैं। एक सुनामी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और जनता में उनका विश्वास तथा कांग्रेस की विफलताएं भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के लिए ला रही हैं और हम अलवर जिले से 11 की 11 सीटें अलवर जिले से जीत रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। ये तो ओपिनियन पोल ने आपको बता दिया, 125 से 130 सीटें आ रही हैं और बढ़ेंगी। सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी घोषणा पत्र जारी किए हैं, उन्होंने अपने पूरे वायदे किए हैं और जनता में इसको विश्वास है और आगामी जब भी सरकार अब हमारी बन रही है तो इस सरकार में भी आप घोषणा पत्र जो हमने बनाया है उसको भी जल्दी ही पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस भी इसी तरह के दावे कर रही है। उधर अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री टीकाराम जूली अपने कार्यालय पर पहुंचे और समर्थकों से मिले। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विजय की मुद्रा बनाते हुए चुनाव जीतने की बात कही। देखिए, अच्छा ही आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। जो मेहनत हमने की है, 5 साल तक जनता के बीच में रहे हैं और अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिला है, ऐतिहासिक दिन रहेगा। सारा आप जब रिजल्ट आएगा तब लोग देखेंगे कि भाई काम की भी जनता ने पूरी तवज्जो दी है और उसके आधार पे अब की बार रिजल्ट आ रहा है। सर्वे में भी कांग्रेस को प्लस बता रहे हैं राजस्थान में और अलवर ग्रामीण को भी सभी सर्वे में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस निकल रही है। विकास के नाम पर पब्लिक ने वोट दिया। देखिए, विकास के नाम पे, काम के नाम पे और जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे व्यवहार के नाम पे वोट दिया है। मैंने सदा जो है जनता की सेवा की है, लगातार जनता के बीच में रहा। 5 साल में मेरी कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ तक कि कोविड के समय में जब सब कुछ लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, मैं उस समय भी जनता के बीच में था। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जनता ने मतदान किया है। जिले में 11 सीट है, कोई नंबर देना चाहेंगे? कांग्रेस अच्छी संख्या में आएंगे, अच्छी संख्या में हम जीत के आ रहे हैं। उम्मीद तो 11 की 11 में है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई परिस्थिति ऐसी रही तो 7-8 तक तो हम जरूर आएंगे। 8 विधानसभा चुनाव 2023 के तहत राजस्थान में किसके सर पर होगा मुख्यमंत्री का ताज, इसे लेकर हमने अलवर के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित यज्ञदत्त शर्मा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों के रूप में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया और महंत बालकनाथ हैं। वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो उनकी राशि मेष है और इसका मंगल राशि में योग होने के सितारे बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर महंत बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया की राशि वृष है जिसका स्वामी शुक्र है। ऐसे में तीनों ही इस पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ही इस पद के हकदार हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद जहां कल मतगणना होगी, उसके बाद तय होगा कि राजस्थान का राजा कौन होगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से रिपीट हो सकते हैं और इसके अलावा यदि भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर महंत बालकनाथ को भी मौका मिल सकता है। इन तीनों बड़े नेताओं की राशि क्या कहती है, जिसको लेकर हमारे साथ अलवर के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित यज्ञदत्त शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति इन तीनों जो बड़े नेता हैं उनकी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की राशि में कितना योग बन रहा है? सबसे पहले तो आपके एटीएल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई कि राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के
प्रतिनिधियों के लिए आपने बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रश्न आपने मुझसे किया है, उसके लिए आपका आभार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सबको विदित है कि कल 3 दिसंबर को मतगणना होगी और मतगणना में जो मुख्य भूमिका रहती है वो मुख्यमंत्री की रहती है। अब चूंकि सामने ये आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के विधायक अधिक संख्या में होंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहेंगे, और इसके अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष 2 मुख्य चेहरे सामने हैं, एक तो वसुंधरा राजे जी और दूसरा बाबा बालकनाथ जी। अब यदि इनकी राशि के आधार पर हम ज्योतिषीय मत देते हैं तो अशोक गहलोत जी की राशि मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। चूंकि मंगल इस समय शुभ सप्तक योग में चल रहा है और मंगल इस समय उच्च का है, तो अशोक गहलोत जी काफी प्रभावी ज्योतिषीय गणना के आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा सकते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे जी की, जिनकी राशि वृष है, और बाबा बालकनाथ जी उनकी राशि भी वृष है, और जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि वृष राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय ग्रह में गोचर रूप में बहुत अनुकूल स्थितियों में चल रहा है। यदि अपन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ज्योतिषीय गणना करते हैं तो बाबा बालकनाथ जी भी वसुंधरा राजे की तरह ही एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे भाव से, बहुत ही अच्छी गणना से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। यानी आपका कहना है कि दोनों की राशि सेम है, इसलिए उनके गोचर और योग भी सेम है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी योग बन सकता है, लेकिन इसमें प्रथम रूप से हम देखें उच्च स्तर पर किसकी स्थिति है? अगर यदि हम उच्च स्थिति के आधार पर देखें और ग्रह की और नक्षत्रों की गणना के आधार पर यदि हम अनुमान लगाते हैं तो उसके अनुसार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होती हैं, ये ज्योतिषीय गणना बताती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत जी का बहुत ही वर्चस्व ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनता नजर आ रहा है। तो ये थे पंडित जगदत्त शर्मा, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मंगल और शुक्र जो ग्रह है, जो लगातार जिस तरह से स्थिति बनाई हुई है, और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मंगल भी उच्च स्तर पर है, वहीं जो बालकनाथ हैं और वसुंधरा राजे हैं उनकी एक राशि होने के चलते शुक्र भी उच्च स्तर पर है। इसको लेकर एक कश्मकश बनी हुई है, जिस तरह से वोटर साइलेंट है, किसी को पता नहीं है कि इस वर्तमान पोजीशन में कौन आगे रहेगा या कौन पीछे। लेकिन यदि मुख्यमंत्री की दौड़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्थिति डामाडोल बनी हुई है। जहां तक बालकनाथ की बात है, अभी वह वसुंधरा से काफी दूर है, क्योंकि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो प्रमुख रूप से वसुंधरा जो राजे हैं उनको ही आगे लिया जाएगा। लेकिन देखने की बात यह रहेगी कि अब मतगणना के बाद किसकी सरकार बनेगी और उसके बाद कौन होगा राजस्थान का राजा। भगवान सैनी। अलवर शहर के अरावली विहार थाने में एक व्यक्ति ने नेवी में जॉब दिलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है। राशि देने के बावजूद नौकरी नहीं लगी और ना ही रकम वापस मिली है। मालवीय नगर निवासी प्रदीप यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रूपबस निवासी धर्म सिंह मीना ने उसके भाई को नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लिए थे। 1 साल पहले यह रकम ली गई थी, लेकिन अब तक नौकरी नहीं लगी है। रकम वापस मांगने पर धमकी दी जाती है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी अपने पिता का आईडी कार्ड दिखाकर झांसा देता था कि पहले भी कई लोगों की नौकरी लगवा चुके हैं। पता लगा है कि यह व्यक्ति पहले भी ठगी कर चुका है। एक मेरा गांव का ही था, उसका नाम धर्म सिंह मीणा है, उसके पिताजी का नाम रामपाल मीणा है। उसने मेरे भाई के छोटे वाले के अग्निवीर में, नेवी में, इंडियन नेवी में पिताजी के नाम का झांसा देकर और मुझसे 2.5 लाख रुपए की ठगी करी है। तो अब जब मैं उससे मांगने के लिए जब जाता हूँ तो वो मारने की करने की धमकी देता है, और घर वालों से कहता हूँ तो घर वाले भगा देते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और अब वो खुद भी फरार है। और अब मुझे पता लगा है वो 2019 में भी ये मैटर में अरावली बिहार थाने में रखा गया था।
उसके ऊपर ऑलरेडी एक केस भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम जब मेरे साथ में वारदात हुई थी तो मुझको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फ्रॉडबाजी का ये पहले भी? हाँ सर, पहले भी फ्रॉडबाजी का, नौकरी लगवाने का ही है। तो अभी क्या कहता है ये? अब मैं इसके पास जाता हूँ तो ये मारने कूटने की धमकी देता है, प्लस इसने गुंडागर्दी की धमकी देता है, और न बात करता है न फ़ोन नंबर जिस पे पहले संपर्क था उसको दोनों को स्विच ऑफ कर लिया है, जिसमें से एक नंबर अरावली बिहार पुलिस ने ट्रेस पे भी लगाया हुआ है। यहाँ लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं आज? ये सर ये गांव बेड़ा उन्हीं के चक्कर में उन्हों की पूरी गैंग है, और वो 3-4 जने मिलके और वो कहीं चैन स्कैगिंग करना, कहीं गाड़ियों को चोरी करना, और बच्चों से ऐसे ही नौकरी का झांसा देकर लूटपाट करना, और उनका ये काम है। तो उस एवज में लोग, गांव के जो लोग हैं यहाँ पंचायत पे, उन्हीं के मैटर में भेड़े हुए हैं कि ये तो गलत हो रहा है और ये सरासर अन्याय है। बाइक पर पत्नी के साथ जाते युवक को रास्ते में बचपन का दोस्त मिला तो उसे भी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, लेकिन रास्ते में बाइक पहले कार से भिड़ी और फिर बेकाबू होकर सामने से आते ट्रोले में घुस गई। हादसे में दोनों दोस्तों की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार महिला की हालत गंभीर है। मामला अलवर के मालाखेड़ा थाना इलाके का है। यहाँ शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार नगली झामावत गांव निवासी मनीष और उसकी पत्नी चांदनी बाइक से अलवर गए थे। शाम को लौटते वक्त रास्ते में मनीष को बचपन का दोस्त ब्रजकिशोर मिल गया, जो मालाखेड़ा ही जा रहा था, इसलिए मनीष ने ब्रजकिशोर को बाइक पर बैठा लिया। मार्ग में कलसाड़ा गांव के पास एक कार बाइक के पास से निकली तो बाइक बेकाबू हो गई। इस दौरान बाइक सामने से आ रहे ट्रोले से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मनीष और ब्रजकिशोर की मौत हो गई और चांदनी जख्मी हो गई। परिजनों ने बताया कि मनीष ने 1 साल पहले चांदनी से लव मैरिज की थी। उधर युवती को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हादसे में घायल मनीष और ब्रजकिशोर को गंभीर हालत में मालाखेड़ा हॉस्पिटल लाया गया था, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन इस दौरान ब्रजकिशोर ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जबकि मनीष ने जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। दोनों की मौत के बाद इनके घरों में कोहराम मच गया। घटना ये हुई थी, मेरा छोटा वाला भाई था, उसका नाम ब्रजकिशोर है, तो वो सोनपुर के ये निजी काम के लिए गया था और उसके साथ में एक और था मनीष, और मनीष की घरवाली चांदनी थी। तो वो अपना कार्य करके कोई निजी काम के लिए गए हुए थे, तो आती दफ़े ये अपना कलसाड़ा है बीच में मालाखेड़ा के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक तो ट्रोल आ गया और एक स्विफ्ट डिजायर, उनकी टक्कर होगी उनसे वहाँ बाइक से। वो बाइक से थे, अपने भैया थे जो, तो लाला है जो ब्रजकिशोर है जो, वो तो मालाखेड़ा ले गए तो वहाँ पर मृत घोषित कर दिया और उनको अलवर के लिए रेफर कर दिया तीनों को। फिर अपने जो मनीष है इसको यहाँ अलवर से जयपुर रेफर कर दिया, और उसकी जयपुर पहुँचने से या पहुँचते समय रास्ते में उसकी डेथ हो गई। और लाला है जो ब्रजकिशोर, उसका वहीं मालाखेड़ा ही डेथ हो गई ऑन स्पॉट रोड। तो चांदनी जो थी, वो चांदनी है जो अपने अलवर अस्पताल में भर्ती है, अभी उसका चल रहा है ट्रीटमेंट। कितने बजे घटना है ये करीब 7 बजे, 7:15, पौने 7 ऐसे कुछ बता रहे हैं, वो उस टाइम की घटना है। क्या जाती है इनकी? भलाई है, मालाखेड़ा की निवासी। कितनी होगी लगभग तीनों की? लाला की उम्र तो 21 साल है, और उस जो मोनू मनीष है उसकी उम्र है 19-20 साल की उम्र है, और उसकी वाइफ है घरवाली, उसकी 18-19 साल की उम्र है। जो मोनू है हाँ, मनीष की शादी हो रखी है, उसके बच्चे हैं? बच्चे नहीं है उसके बच्चे हैं नहीं अभी। और मोनू क्या काम करता था? मोनू ये मजदूरी मेहनत का काम करता था, कमाता था, रिक्शा वगैरह चला लेता था, वो लोडिंग वाला होता है जो मेहनत मजदूरी भी करता था। किशनगढ़ बास क्षेत्र में शनिवार को एक कुएं में 18 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्र के ग्राम भटकल निवासी जोगिंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी पुत्री नसीब कौर 26 नवंबर की शाम घर से बिना बताए चली गई थी। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद 28 नवंबर को किशनगढ़ बास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उधर 2 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे गांव के ही राजेश मेघवाल ने कॉल पर बताया कि उसके कुएं में से बदबू आ रही है। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो नसीब कौर की लाश नजर आई। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर रेफरल चिकित्सालय पहुंचाया। उधर जोगिंदर सिंह के अनुसार शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर भी कपड़ा बांधा गया था। ऐसे में उन्हें पुत्री की हत्या कर कुएं में फेंकने का शक है। 6 और 7 बजे के बीच में अंधेरा पड़ने से घर के पीछे कम से कम 15-20 मीटर पीछे हमारी लड़की अचानक गायब हो गई। कितने तारीख की बात है? हाँ साहब, कितने तारीख की बात है? ये 26 तारीख की।
26 तारीख की 6 और 7 बजे के बीच में अंधेरा पड़ जाता, एकदम अचानक गायब हो गई। ऐसे लगता है जैसा हमारी लड़की चल के जाती तो एक दूसरे को दिखती, लेकिन ऐसे अंधेरे में जैसे हमारे को शक है जैसे किडनैप की। क्या नाम है लड़की का? नसीब कौर। 26 तारीख को आपकी लड़की गायब हो गई। हाँ। कहाँ, कैसे मिली, कहाँ मिली आपको? ये फिर हम खूब ढूंढ, उसी टाइम ढूंढ में चले गए। ये कोई फिर उसके बाद हमने ढूंढ उरे परे देखना शुरू कर दिया। हमारे को कोई उसका पता नहीं चला। हम ढूंढ के जंगलों में इधर उधर सारे उरे परे डोले तो कोई पता नहीं लगा। उससे शक तो हमारे को ऐसा था जैसे अचानक ही इतनी जल्दी चल के जाती तो किसी को दिखती। और खाना भी अभी नहीं खाया। खाना मतलब हम लेट ही खाते हैं, 10 और 9 और 8 बजे के बीच में लेट ही पकता। उस अंधेरा होगा, पीछे लट्टू भी बुझ गए थे। लट्टू कभी चस जाता था, कभी बुझ जाता था। उसके बीच में ढूंढना शुरू हो गया, हमारे को कोई सुराग ना मिला। अब आज सुबह जो जमींदार कुएं में लाश मिली है, उसके पाँव लड़की के बंधे हुए, मुंह लपेटा हुआ है और जैसे मतलब किसी ने मार के बाद में पटकी होए 2-4 दिन बाद, 2 दिन या 3 दिन बाद उसके जाने के बाद। अब लाश गली पड़ी है, सड़ी पड़ी है, उसका हमारे को अंदाज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस मदद से उसका सारा फिंगर जैसे भी जैसा हादसा हुआ उसको वो पहचान कर सकती है प्रशासन। हमारे को इस बारे में पता नहीं लग सकता। और लेकिन पाम क्यों बंधे, पाम क्यों बांधेगी आप, और मुँह क्यों लपेटे? क्या लगता है किसी ने हत्या की है उसकी? हमारे को तो ऐसे लग रहा है किसी ने हत्या की है, और ऐसे जैसे कोई दरिंदे के हाथ आ गई हो या बलात्कार है या कैसा भी है। इस क्या चाहते हो आप? हम इसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि हमारी लड़की की मौत कैसे हुई है। उधर थाना इंचार्ज ज्ञानचंद ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है और जांच जारी है। सरपंच साहब ने बताया था कि गांव भटकोल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। इतला पाकर गए मौके पे, पुलिस जाब्ते के साथ में, शेख साहब भी साथ ही थे। वहाँ गए तो वहाँ पे डेड बॉडी को निकाला तो नसीब कौर की मिली थी डेड बॉडी। उसके पिताजी, उसके परिजन, गांव के मौजूद आदमी थे जिन्होंने पहचान की कि नसीब कौर, जिसके संबंध में थाना हाजा पर 28/11/2023 को गुमशुदगी दर्ज की हुई थी। डेड बॉडी को कुएं से निकालकर मोर्चरी में लिया है, जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा करा रहे हैं। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारी बेटी को मार के कुएं में फेंक दिया, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जाए। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित महात्मा गांधी राजकीय गांधी नेशनल स्कूल में चोरी हो गई। चोरों ने स्कूल के कमरे और अलमारियों के ताले तोड़े और घंटी, राष्ट्रीय ध्वज, फावड़े, बाल्टी सहित ज्यादातर सामान ले गए। बाकी सामान यह चोर तोड़फोड़ कर गए। यह घटना 30 नवंबर की रात की है। प्रधानाचार्य अंजना सचदेवा ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार स्कूल से म्यूजिक सिस्टम, राष्ट्रीय ध्वज, घंटी, फावड़े, गैती, वजन मशीन, अक्षय पेटिका के रुपए, स्टेशनरी, प्रधानाचार्य मोहर आदि चोरी हो गए। इसके अलावा अनेक प्रकार का रिकॉर्ड, अलमारी, विज्ञान किट और खेल कूद आदि सामान में इन शातिरों ने तोड़फोड़ कर दी। स्कूल में आने पर तुम्हें पता चला कि स्कूल के सारे लॉक टूटे हुए हैं और स्कूल में चोरी हुई है और सारे अलमारियों के लॉक टूटे गए और पूरे ऑफिस को और कमरों को तहस नहस कर दिया। सामान चोरी हो गया, म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया, जिसमें से बच्चों का टेबल चेयर ले गए, पर्स ले गए, नेशनल फ्लैग ले गए, प्रिंसिपल की स्टैंप ले गए और बेल ले गए हैं और बाकी रिकॉर्ड्स को, स्कूल रिकॉर्ड्स को, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को सब डैमेज कर दिया। सब अलमारी के लॉक तोड़ दिए, स्कूल के सब डोर जो हैं वो संभल डाल के ऐसे डैमेज कर दिए। ऐसी कई वारदात का पहले कभी हुई? पहले भी बहुत बार हो चुकी है। अभी इलेक्शन टाइम में पीछे दीपावली की छुट्टियों के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ दी थी, उसे रिपेयर करवाया गया था, उसकी कंप्लेंट भी करवाई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत बार तोड़ाफोड़ी हो चुकी है स्कूल में, ट्री गार्ड्स तोड़ दिए हैं। शहर के स्कीम 2 स्थित टिटोड़ा मोहल्ले में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त मृतक राजू सिंह की पत्नी घरों में काम करने गई थी। उनकी एक पुत्री की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी रिश्तेदारी में बाहर रहती है। वहीं पुत्र स्कूल से जैसे ही लौटा तो पिता को फंदे से लटका हुआ देखा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाया।
आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। वैसे अज्ञात कारणों के चलते। हाँ, क्या काम करता था ये जूस की दुकान में काम करता है। कहाँ पे? दुआ जूस सेंटर। जो रहने वाला कहाँ का है? ये स्कीम 2 टिटोड़ा मोहल्ला। अच्छा, तो फिर कैसे जानकारी लगी आपको? ये मोहल्ले के नागरिक ही, हाँ। इसी वजह पता लगा हमको। अच्छा, ये बात होगी, हम तुरंत पहुँचे। पहुँचने के बाद वो हटाई फांसी, हटाने के बाद नीचे ले आए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर मना कर। घर पे कौन था? घर पे कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे? कोई भी नहीं था। फिर सबसे पहले किसको पता लगा? उसको लड़के बच्चे कहाँ से आया? स्कूल से आया था। स्कूल से आ गया था? जल्दी आ गया था? नहीं, वो टाइम पे छुट्टी हुई थी। क्या नाम मृतक का? राजू। उम्र कितनी है? उम्र होगी 45 साल। कितने बच्चे थे? इसके 3 बच्चे, 1 लड़की, 2 लड़की, 1 लड़का। कोई पारिवारिक झगड़ा वगैरह? कोई झगड़ा नहीं, कोई चुनी नहीं, वैसे ही आत्महत्या। जयसमंद मोड़ पर एक स्कॉर्पियो की टक्कर से ई रिक्शा चालक जख्मी हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित आशु खान ने बताया कि वह ग्राम बल्लाना का निवासी है। ई रिक्शा से अलवर शहर की तरफ आते समय जयसमंद के मोड़ पर स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल लाया गया। घटना में जयसमंद से उतर रहा था, उतरने से पहले घूम था वहाँ पे गाँव के लिए। नीचे से एक गाड़ी आई, वो गाड़ी भिड़ा गई और रिक्शा पलट गए, पैर टूट गया। आप ई रिक्शा पे थे? ई रिक्शा से। ई रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। तो कौन सी गाड़ी थी? धोले के कलर की इको थी? नहीं, इको नहीं, स्कॉर्पियो कौन सी कहते हैं ना, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। स्कॉर्पियो। उसने टक्कर मारी? हाँ, ऐसे सामने लगा के वो जाती रही, नंबर मारी नहीं। अलवर बार एसोसिएशन रूम में शनिवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी भी हुई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन करती है और संविधान दिवस पर संविधान से संबंधित जो भी विषय होते हैं उस पर विचार गोष्ठी आयोजित करती है। पूर्व में भी न्यायिक अधिकारीगण और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्तागण वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। इसका आशय और उद्देश्य केवल इतना सा है कि हर व्यक्ति को अपने संविधान के प्रति सजग होना चाहिए। उसमें जो उसको राइट्स और ड्यूटीज़ उसकी मिली हैं उसके प्रति वो सजग हो, उसको जानकारी हो इस बात की कि वो उन सीमाओं में, संविधान की सीमाओं में रहकर अपने जीवन यापन करें, कम जीवन करें। हॉल में अधिवक्ता परिषद राजस्थान के द्वारा संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है। वैसे तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, परंतु चूँकि अवकाश था 27 और किसी अलग कारण से नहीं मनाया। आज क्योंकि 1 सप्ताह तक मनाया जा सकता है तो हमारे द्वारा हर साल मनाया जाता है। लगभग 2008 से ही अलवर में अधिवक्ता परिषद द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज माननीय जिला जज साहब और अन्य न्यायिक अधिकारी सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने विचार रखे थे। क्योंकि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बनकर हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो तब से ही इस संविधान दिवस को मनाने का अधिवक्ता परिषद ने लिया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। उसके बाद जब अधिवक्ता परिषद मनाता रहा तो माननीय आज जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इससे प्रेरित लेकर और पूरे देश में राजकीय स्तर पर भी संविधान दिवस को मनाने की घोषणा कर दी। आज संविधान दिवस जिस प्रकार अधिवक्ता परिषद की ओर से जिला अभिभाषक संघ अलवर के भवन के अंदर मनाया गया, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, माननीय हरेंद्र जी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, समस्त पॉक्सो जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक महिला मजिस्ट्रेट और समस्त अधिवक्ता बंधु और सारी महिला अधिवक्ता सभी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने संविधान दिवस के, जिस प्रकार संविधान दिवस हमारे देश की आत्मा है, संविधान दिवस के आधार पर ही पूरे देश का संघीय ढांचा चलता है और इस संघीय ढांचे को किस प्रकार आगे आने वाले समय में मजबूत बनाया जाए, अधिवक्ता परिषद समय समय पर पूरे भारत देश के अंदर अपने सेमिनार रखती है और इसमें अपने विचार रखती है और सेमिनार के द्वारा जो भी विचार होते हैं वो केंद्र सरकार को भेजती है कि समय समय पे किस प्रकार अमेंडमेंट कर इस संघीय ढांचे को किस प्रकार बढ़िया बनाए, देश के प्रत्येक नागरिक को इसका किस प्रकार लाभ मिले, देश किस प्रकार आगे बढ़े, देश की जो भावना है उस भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता बंधु सभी संविधान दिवस को बहुत जोर शोर से मना रहे हैं।
भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में मंडल अध्यक्षों सहित अनेक कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने विधानसभा चुनाव में पार्टी हित में कार्य करने पर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही पार्टी का दुपट्टा पहनाया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए खासी मेहनत की गई। वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यह सब पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण संभव हो पाया है। आज जिलाध्यक्ष जी ने चुनाव के बाद सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला पदाधिकारियों को और शक्ति केंद्र अध्यक्षों को और विस्तारक महोदय को सबको कार्यालय बुला के धन्यवाद के लिए मीटिंग बुलाई है। सबको धन्यवाद दिया है कि आपने चुनाव में बहुत अच्छी मेहनत की है। और जिलाध्यक्ष जी और हमें ऐसा लग रहा है कि ज़िले में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है और आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है। उस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अलवर में सभी कार्यकर्ताओं को भोजन की व्यवस्था की गई है और उनको धन्यवाद दिया गया कि भाई आने वाले समय में भी इसी तरह मेहनत करें जिस तरह से अब विधानसभा में करी है, लोकसभा भी आने वाली है तो लोकसभा में ऐसी मेहनत करें। आज का मुख्य उद्देश्य सबको धन्यवाद ज्ञापन करने का मुख्य उद्देश्य था। और कल 3 तारीख है, कल 3 तारीख में सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीत की जश्न मनाएंगे, यह ऐसा आज सब ने कहा है। ओपनिंग पोल है, उन्होंने बता दिया है। वैसे तो ओपनिंग पोलों ने सबने बता दिया है कि भाई 8 हमारे पक्ष में बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी जो मजबूती के साथ जिन्होंने हमारे बूथ अध्यक्षों को, सबको मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से और बहुत ही मजबूती के साथ डट करके चुनाव को इनको लड़ा है और इस चुनाव में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एसएमडी स्कूल में शनिवार को लाइब्रेरी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुआ। भामाशाह अमित छाबड़ा द्वारा लाइब्रेरी बनाने में सहयोग किया गया है। यहाँ लगभग 20,000 किताबें रखी गई हैं। साथ ही 150 छात्राओं को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। इस मौके पर रोटरी क्लब अध्यक्ष राजेश सिंगल सहित अमित गोयल, अशोक आहूजा, दिनेश शर्मा, कुलदीप कालड़ा आदि मौजूद रहे। वहीं प्राचार्य सीमा शर्मा ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी दिवस मनाया गया है, जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है हमारे विद्यालय के लिए कि हमारे विद्यालय के जो भामाशाह हैं अमित छाबड़ा जी, उन्होंने हमारे विद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसको रिनोवेट किया है और आज उसका भी उद्घाटन है। और बहुत सुंदर लाइब्रेरी हमारी बनकर तैयार हुई है। हमारे लाइब्रेरी में 20,000 के लगभग किताबें हैं। मेरे हिसाब से शायद कोई भी स्कूल ऐसा अलवर में नहीं होगा जितनी बुक्स यहाँ पर हैं और बहुत सुंदर लाइब्रेरी उन्होंने उसको तैयार करवाया है। साथ ही उन्होंने आज हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म का स्वेटर और विद टोपी और मोजे सहित उन्होंने 150 बच्चों को दिया है। हमारा विद्यालय उनका आभार व्यक्त करता है। साथ ही आज बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए जो संगठन हैं, जैसे कि अग्रवाल महासभा और एक अपना पुरुषार्थी संगठन है महासभा का, और इसके अलावा भी जिसके राजेश सिंगल जी और दिनेश शर्मा जी जो प्रधानाचार्य हैं और दया गर्गी जी वो अध्यक्ष बीना फाउंडेशन हैं और कुलदीप कालड़ा जी और अशोक आहूजा जी और अमित गोयल जी, ये सभी आज उपस्थित हुए जो विभिन्न संगठनों से हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे और हमारे शेष काम जैसे कि हमारी लैब का रिनोवेशन काम है वो भी करवाएंगे। अलवर डाइट के सीएमडी प्रभाग द्वारा नजर बगीची स्थित डाइट छात्रावास में आयोजित 5 दिवसीय आवासीय शिविर का शनिवार को समापन हो गया। इसमें जिले के 16 ब्लॉकों से आए कक्षा 6 से 10 तक के संभागीय शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। यहाँ मौजूद एसआरजी पुंडरीकाक्ष हरित ने बताया कि कैंप में 64 संभागीय शिक्षकों को विद्यालय आधारित आकलन, बच्चों के मूल्यांकन और नई शिक्षा नीति के अनुरूप आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। RSCRT के असेसमेंट सेल से, जो कि यहाँ अलवर डाइट से भी ये अभी हाल ही में जुड़ा हुआ है, उसका स्कूल बेस असेसमेंट का यहाँ प्रशिक्षण सभी 16 ब्लॉकों से 4-4
संभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं KRP के रूप में, उनको हम प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए जो किसी तरह से बच्चों का आकलन, मूल्यांकन और नई शिक्षा नीति NCF 2020 के अनुरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, परीक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन आया है, उसके ऊपर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी जो 16 ब्लॉकों से 64 संभागी यहाँ पर आए हैं, तो ये अपने ब्लॉक में जाकर ये सभी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को दिया जाएगा। ये दिनांक 28 तारीख से 28 नवंबर 2023 से आज अंतिम दिवस है 2/12/2023 तक ये प्रशिक्षण चल रहा है। और वहीं नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर 4 दिसंबर तक SC/ST प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर संचालक महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि स्काउट गाइड के 79 SC/ST छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार स्काउट का इतिहास, पायनियरिंग, फर्स्ट एड आदि सेवाभावी कार्यों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय SC/ST जितने भी छात्र हैं, उनका एक शिविर चल रहा है। इस शिविर के अंदर हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार स्काउट का इतिहास, आंदोलन का इतिहास, आंदोलन के उद्देश्य, नीति, निर्देश, तत्व, नियम, प्रतिज्ञा, हमारे पायनियरिंग का, फर्स्ट एड का, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर बनाना, मानव बैसाखी बनाना, ये हमारा पाठ्यक्रम, उसके अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है। 36 स्काउट हैं और 43 गाइड, ये सभी LSA इस शिविर के अंदर भाग ले रहे हैं। अलवर के प्रीत विहार में नई सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस दिन ये सड़क बनाई गई उसी दिन टूट गई। सड़क पर डामर की कमी रही और सिर्फ रोडें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लोगों ने आक्रोश जताते हुए जांच की मांग उठाई है, साथ ही दोबारा सड़क बनाने पर जोर दिया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। मेरे प्यार का, मेरे साथ
विकास का। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां फल सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान लाल प्याज लेकर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही से यहां जगह कम पड़ जाती है। उधर हालिया बारिश के चलते दामों में करीब 200 रुपए प्रति मन की कमी आई है। इससे किसानों में मायूसी भी है। उधर दिसंबर की शुरुआत के साथ ही किसानों को गेहूं की बुवाई भी करनी है। ऐसे में वे जल्द से जल्द प्याज की फसल बेचना चाह रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बूंदाबांदी होने के साथ ही सर्दी बढ़ गई है। सुबह के समय ग्रामीण क्षेत्र में धुंध का असर भी बढ़ रहा है। उधर हाल ही में हुई बारिश से जौ, चना, गेहूं और सरसों की फसल को काफी लाभ होगा। इससे किसान खुश हैं। स्कूलों में शनिवार को अध्यापन कार्य के अलावा अन्य गतिविधियां भी की जाती हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में निपुण बनाने का प्रयास शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसी क्रम में शाला दर्पण कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र कुमार जोशी ने महुआ खुर्द राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल प्रांगण में निर्मित चोखी ढाणी का अवलोकन किया। प्रभारी अध्यापिका ज्योति सैनी और अनीता मीणा के संयुक्त प्रयास से यहाँ भाषा ज्ञान, वेशभूषा, राजस्थानी श्रृंगार, व्यंजन और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा इस राजस्थानी परंपरा को सफल बनाने में राहिला, हेमलता, मुबीना और खुर्शीद आदि विद्यार्थियों ने अपना सहयोग दिया। नो बैग डे मनाने के मौके पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा और गतिविधि प्रभारी सुरेश चंद आदि भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज के शहीद सलीम का सीनियर स्कूल में यहाँ मेला लगा हुआ है और हम जानते हैं चौकी ढाणी का ये कार्यक्रम है। उनसे पूछते हैं किस प्रकार से व्यवस्था की है। मैडम बताएं क्या क्या कार्यक्रम आप यहाँ कर रही हैं चौकी ढाणी में? चौकी ढाणी के निपुण मेले में हम यहाँ बाजरे की खिचड़ी कर रहे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, जलेबी है, मूंगफली है, गजक है,
बच्चों के जो भी खाने के आइटम है वो सारी चीजें हम यहाँ निपुण मेले में बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चों को निपुण मेले में यहाँ सभी सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें बच्चे अपने आप ही हर कार्यक्रम में निपुण हों, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैडम, आप बताएं, ग्रामीण परिवेश के आधार पर विभिन्न ड्रेस में यहाँ पर बालिकाएं मौजूद हैं, क्या कहना है, क्या मैसेज दे रही हैं आप? हमने जो थीम रखी है वो रखी है हमने राजस्थानी, तो इसमें राजस्थानी बच्चों ने राजस्थानी पोशाकें पहनी है। और वो बात अलग है कि डिश हमारी नहीं है राजस्थानी, क्योंकि एक मैडम पहले रख चुके थे, लेकिन हमने आज के परिवेश को देखते हुए पनीर चीले बच्चे कम खाते हैं, ग्रामीण परिवेश में कम मिलता है, इसलिए हमने पनीर चीले रखा है स्पेशल बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ही मज़ा ले रहे हैं निपुण मेले का, और वास्तव में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और जो सरकार चाहती है, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जितने भी बच्चों का विकास होना चाहिए वो सब इस मेले में बच्चे कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि मेले में देखा जा रहा है, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का समागम यहाँ देखा जा रहा है, और राजस्थानी परंपरा यहाँ देखने को मिल रही है, चाहे पोशाक में हो, खाने पीने में हो, और पढ़ाई पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कैरिकुलम बच्चों में पैदा हो, जागृत हो, इसी के लिए मेला आयोजित किया गया है। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज, महुआ खुर्द से। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का भविष्य तंबाकू और धूम्रपान से बर्बाद ना हो, इसके लिए बालेटा में नवाचार शुरू किया गया है। वहीं शनिवार को बीजवाड़, नरूका, जमालपुर, सोहनपुर, नगला रायसिक, चांदोली, कस्बा ढेरा और सैयद खेड़ली आदि स्कूलों में छात्र छात्राओं को धूम्रपान न करने की शपथ दिलाई गई। देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा के संस्था प्रधान ने क्षेत्र की सभी दुकानों पर जाकर अपील की कि वे छात्रों को तंबाकू और धूम्रपान के पदार्थ न दें। गौरतलब है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय और विद्यालय के 100 मीटर दायरे को धूम्रपान मुक्त घोषित कर रखा है। इसके बावजूद ऐसे स्थानों पर इस तरह की सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। देवनारायण आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त जीवन जिए, उनका भविष्य सुखमय हो, इसके लिए उन्होंने नवाचार शुरू किया है। प्रत्येक दुकान पर जाकर उन्होंने पोस्ट कार्ड से सबसे विनती की है कि वे उनका सहयोग करें और बच्चों को किसी भी प्रकार की तंबाकू और धूम्रपान नहीं देवें। अगर कोई बच्चा लेने भी आता है तो कृपया सूचित करें। इस प्रकार का नवाचार कितना सफल होगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन यह उनकी पहल बहुत अच्छी युवाओं के भविष्य के लिए है। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। शिक्षा विभाग के निर्देशन में 2 दिसंबर को पुस्तकालय दिवस मनाया गया। इस दिन सरकारी विद्यालयों में कार्यक्रम हुए, साथ ही पुस्तकालय के महत्व की जानकारी दी गई। देवनारायण आवासीय विद्यालय में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्ययन के लिए शांत वातावरण मिलता है। निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक मुफ्त में मिलती है। छात्र अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के लिए कंप्यूटर भी उपलब्ध है। कंप्यूटर के माध्यम से ई पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। छात्र अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। छात्रों को पुस्तकें निःशुल्क मिलती हैं। छात्र विभिन्न जीवन निर्माण करने वाली पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। छात्र वेद, पुराण व अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। पुस्तकालय समय का उपयोग करना सिखाता है। पुस्तकालय अकूत ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय अनुशासन सिखाती है। नटनी का बारा में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। लोग यहां बदले मौसम का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। क्षेत्र के पहाड़ों में धुंध छाई हुई है और चारों ओर आकर्षक नजारा दिखाई देता है। उधर यहाँ रूपा रेल नदी पर अनेक पर्यटक सेल्फी भी लेते नजर आए। जो मौसम काफी सुहाना हो रहा है, थोड़ी ठंड भी पड़ी हुई है, घूमने फिरने के लिए अच्छा मौसम है। पूरा सरिस्का की वादियों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिमला बना हुआ है। ये क्षेत्र काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं और काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं। भगवती बाबा की जा रहे हैं, काफ़ी सरिस्का में आ रहे हैं। पहाड़ों में कैसा नज़ारा है? पहाड़ों का नज़ारा एकदम कश्मीर की तरह लग रहा है और काफ़ी धुंध भी है इस समय। मौसम परिवर्तन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी जनित रोगों के पीड़ितों की संख्या भी अब बढ़ रही है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जुकाम, खांसी आदि के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वहीं चीन के नए वायरस को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। इसे लेकर हाल ही में मॉक ड्रिल की गई थी। उधर चिकित्सकों ने लोगों को सर्दी से बचने एवं सतर्कता रखने की सलाह दी है। हमारे पास खांसी जुकाम के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे द्वारा उनको सलाह दी जा रही है कि भाई सर्दी से बच के रहें, गर्म कपड़े पहने, स्वेटर पहने और ज़्यादा संभव हो सके तो मास्क लगा के रखें, क्योंकि क्या है इस समय स्वाइन फ्लू का भी काफ़ी चल रहा है। तो मास्क लगा के रखें, गर्म कपड़े पहने और बाकी जो भी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं हमारे द्वारा उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बुखार के मरीज़ जो भी खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं उनका हमारे द्वारा CBC सैंपल लिया जा रहा है, खून की जांचें कराई जा रही हैं और उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
तो हमारे द्वारा इस विषय में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। चीनी वायरस का भी? हाँ, चीनी वायरस का अभी यहाँ तो कोई ऐसा केस नहीं है, फिर भी हमारी तरह से पूरी तैयारियाँ हैं। अगर कोई भी केस आता है तो हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी केस आता है तो हमारे द्वारा उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे वैसे चीनी वायरस का कोई ऐसा केस नहीं। अकबरपुर, उमरैन और साहोड़ी क्षेत्र में बैंगन की फसल के बेहतर दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। किसान चेतराम वर्मा के अनुसार परसाकाबास, निर्भयपुरा और चांद पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी तादाद में काश्तकार बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन इन दिनों बैंगन के भाव लगातार घट रहे हैं, जबकि खासी लागत लगाकर बैंगन की खेती की जाती है। उधर किसान संजय गुर्जर ने बताया कि थोक में सिर्फ 2 रुपए किलो दाम मिलने से उन्हें निराशा हुई है। इसी वजह से काश्तकार अब उपज को दिल्ली की आजादपुर मंडी आदि स्थानों पर नहीं ले जा रहे। बैंगन की खेती अब की बार इतनी नुकसानदायक हो रही है कि 2-2.5 रुपया किलो, जिससे भी कोई खरीद नहीं रहा और खेतों में पड़ा है। क्या करे जमींदार, 2 साल में बड़ी मुश्किल से आपका पैदावार हुई है जो भी ना के बराबर है। मंडी भी नहीं जा रहा? मंडी नहीं जा रहा, कोई खरीद नहीं रहा। कौन सी मंडी जाते हैं वैसे बैंगन? मंडी है जो गुड़गांव है, खांडसा है, केशोपुर है, आजादपुर है, दिल्ली जाता है। लेकिन अलवर में नहीं बिकता? अलवर नहीं बिकता ये, क्योंकि बढ़िया वाला वो है, मोटे वाले बैंगन 707 ही है, मई को 26, इनकी बाजार है नहीं। आज खेतों में पड़ा है सब 2-2 ट्रोली, 3-3 ट्रोली। और वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। हाल ही में हुई वर्षा के कारण भले ही दाम कुछ कम हुए, लेकिन पिछले साल की तुलना में बेहतर भाव मिलने से काश्तकार खुश हैं। ऐसे में वे प्याज की फसल को खेतों से मंडी तक पहुंचाने के लिए मेहनत में जुटे हैं। गौरतलब है कि 2 वर्ष तक प्याज के अच्छे दाम न मिलने से उन्हें मायूसी हाथ लगी थी। भाव जो बिक रहा है 30 रुपए से 35 रुपए का जो किलो का रेट बिक रहा है, और मन का इसको बना के लगाएं तो 1200 से 1400, 1450 रुपये मन का। तो बच रहा है किसानों को जो पिछले 2 साल का जो घाटा है वो करीब करीब इस साल कवर हो जाएगा, और मालिक की अच्छी कृपा है जो कुछ पैसे जमीन किसान को लेना देना जो निकल जाएगा। अच्छा, चुनाव के बाद अब किसान पूरी तरह? हाँ, चुनाव में कुछ टाइम देने के बाद किसानों का जो रुख है अब फसल की तरफ है, और प्याजों को वो मंडी में भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अब जो फसल है ज़्यादा निकल रही है, 4-5 रोज पहले से अब ज़्यादा फसल निकल रही है। पांडुपौल हनुमान जी के दरबार में शनिवार को सुबह महाआरती हुई, साथ ही दिन भर सुंदरकांड के पाठ चले और बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन रहा। इस मौके पर पांडुपौल महंत बाबूलाल शर्मा, चेतन शर्मा, ललित शर्मा, रोहित, मुरारीलाल, महेश और गोविंद जोशी आदि मौजूद रहे। सर्दी को देखते हुए गर्म रजाई और गद्दे भरने का काम अब आरंभ हो गया है। खैरतल के रुई व्यापारी अकरम खान ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से रजाइयों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में वे अपने पैतृक काम में जुट गए हैं। हालांकि बाजारों में आकर्षक डिजाइनों के ब्लैंकेट्स की वजह से उनके व्यवसाय पर थोड़ा असर पड़ने लगा है। करीब 25 साल से यहाँ पुराने अनाज मंडी कर रहे हैं। तुम्हारा यही काम है क्या रुई का? तुम्हारे खानदानी काम है। क्या बरादरी से आते हैं आप लोग? तेली बिरादरी। अब काम क्या कैसे चल रहा है रुई का? भाई काम मद्दा है, कम बड़ों ने काम खत्म कर दिया। इतना रोजगार नहीं निकल रहा? रोजगार नहीं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। कला कॉलेज में रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां हुई पूर्ण, रहेंगे कड़े सुरक्षा इंतजाम। वहीं प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के दोहराए दावे। नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर की 2 लाख की ठगी। मालवीय नगर के पीड़ित ने रूपबाज के आरोपी के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। बचपन के दोस्त को बाइक पर दी लिफ्ट, लेकिन दोनों की गई जान। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुए हादसे में महिला भी हुई गंभीर घायल। और युवती के हाथ पैर बांध कुएं में फेंकी लाश। किशनगढ़ बास के भटकोल में शव मिलने के बाद परिजनों ने करवाई रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।